तो आपकी घड़ी 7 बजाने को है और वक्त हो गया है पूरे दिन की खबरों के लेखे जोखे का। बिग एंड बोल्ड लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। इससे पहले कि बाकी किसी चैनल में पूरे दिन की खबरों का राउंड अप आप देख पाएं, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपके लिए लेकर आया है पूरे दिन की खबरों का पूरा विस्तार। वहां जहां सूक्ष्मता की जरूरत है वो ब्रीफ न्यूज भी आपके सामने होगी। पहले दिखाता हूं कि आज किन खबरों पर खास तौर से तवज्जो रहने वाली है। मोदी ने फिर से चौंकाया है। राजस्थान में भजन राज आया। भजन लाल शर्मा का पूरा सियासी सफर आज आपके सामने बिग एंड बोल्ड में होगा। पटना में बदमाशों ने गोली चलाई, नीतीश बाबू की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार में यह स्थिति क्यों आती जा रही है? बिहार में गोलीबाज गैंग के आगे कैसे खाकी सरेंडर करती नजर आ रही है, यह भी आपके सामने होगा। पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ गायब, जिंदा है या मारा गया? पूरी खबर पूरे ब्यौरे के साथ आज बिग एंड बोल्ड में। और माता के दर पर पहुंचे किंग खान 1 साल में तीसरी बार। क्या ये आने वाली फिल्म के लिए है या मुराद मन्नत कुछ और है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये अहम खबर देखिए। महाराष्ट्र में नंदुरबार के एक अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खूंखार तेंदुआ अस्पताल परिसर में नजर आया। लेकिन ये तेंदुआ यहां इलाज कराने नहीं बल्कि शिकार की तलाश में पहुंचा था। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते अस्पताल के कर्मचारियों ने तेंदुए को देख लिया और पिछला दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे में तेंदुआ अस्पताल की पिछली गैलरी में फंस गया और बाहर निकलने के लिए अस्पताल के शटर पर पंजे मारने लगा। तेंदुए की खबर अस्पताल में आग की तरह फैली, जिसके बाद मौके पर मरीजों और तीमारदारों की भीड़ जुट गई। इस दौरान वन विभाग की टीम भी पिंजरा लेकर बाहर तैनात हो गई, लेकिन मुश्किल ये थी कि तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल नहीं था। ऐसे में पूरे पिंजरे को ही अस्पताल के पिछले गेट पर लगा दिया गया। जैसे ही तेंदुए ने बाहर आने की कोशिश की, वो पिंजरे में फंस गया, जिसके बाद उसे गाड़ी में लाद कर ले जाया गया। आदित्य हॉस्पिटल पहाड़ी के पास जंगल के इलाके से लगा हुआ है। माना जा रहा है कि ये तेंदुआ रात के अंधेरे में अस्पताल में घुस आया था और वहीं छिप गया। गनीमत ये रही कि तेंदुआ इससे पहले कि किसी पर हमला करता उसे धर दबोचा गया। आप भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है? कभी महाराष्ट्र में किसी जगह से रिपोर्ट आती है, कभी दिल्ली से रिपोर्ट आती है और कभी गुजरात से कि अमुक जगह पर तेंदुआ देखा गया। जंगल में रहने वाले तेंदुए को शहर और गांव में देखकर लोग परेशान हैं। सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं सामने क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कई वजह हैं। असल में इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है शहरों का लगातार होता विस्तार। तेजी से फैलते कंक्रीट के जंगल ने जानवरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर जंगलों तक फैल रहे हैं और जंगली जानवरों के रहने की जगहें सिकुड़ती जा रही हैं। इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि अब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया है। जाहिर है इसका असर रिसोर्सेज पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर भी पड़ रहा है। जंगल कट रहे हैं, मकान बन रहे हैं, तेंदुओं को अपने अधिकार क्षेत्र वाले जंगलों में कम शिकार मिल रहे हैं और इस वजह से शिकार की तलाश में वो जंगलों की सीमा पार करके कथित बस्ती में, जो असल में उनकी जगह थी कभी, उस तरफ का रुख वो कर रहे हैं। अगली खबर। पहला एनकाउंटर मऊ के वनदेवी जंगलों में हुआ, जहां शातिर लुटेरों का सामना पुलिस की टीम से हो गया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बाइक और देसी तमंचा बरामद किया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे बदमाश ललित का सामना जब पुलिस से हुआ तो उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन ये बदमाश भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में धर दबोचा गया। पुलिस ने ललित के पास से एक स्कूटी और तमंचा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ललित के ऊपर हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के करीब गाजियाबाद में भी यूपी पुलिस और स्वात की टीम ने एक लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। चंद्रवीर पर इंदिरापुरम इलाके में व्यापारी से लूट का आरोप है। और यहां देखिए, मुंबई से अमरावती पहुंची बहुत बड़ी हथियारों की खेप को किस तरीके से पुलिस ने जब्त किया। यहां इन हथियारों में आपको दिखाई देगा, ये जब्त किए गए हथियारों में 102 चाकू हैं। इनकी गिनती तो आप नहीं गिन पाएंगे, लेकिन ये 102 चाकू है। 2 चाइनीज चाकू इसमें शामिल हैं, 2 कट्टे भी। साथ ही क्राइम ब्रांच ने इन हथियारों की डिलीवरी करने वाले 6 लोगों को पकड़ा भी है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों पुलिस ने 2 लोगों को 3 चाकू के साथ गिरफ्तार किया, जिन्होंने कड़ी पूछताछ में हथियारों के रैकेट की जानकारी दी थी, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाया गया और हथियारों की पूरी खेप जब्त की गई। आरोपियों के मुताबिक वो बड़े शहरों से हथियार लाते थे और अमरावती में बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस अब आरोपियों की निशानदेही पर पिछले 6 महीने में बेचे गए हथियारों को तलाशने में लगी हुई है। लंदन के स्ट्रैटफोर्ड मेट्रो स्टेशन से डॉग अटैक की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब एक शख्स ने एक महिला की मदद करने के लिए उसके कुत्ते का पट्टा पकड़ा तो कुत्ते ने उस शख्स पर उल्टा अटैक कर दिया। इस दौरान शख्स ने कुत्ते के हमले से बचने की भरसक कोशिश की। कुत्ते का पट्टा पकड़कर उसे खुद से दूर करने की जद्दोजहद करता रहा और तभी अचानक वो प्लेटफॉर्म पर गिर गया। इस दौरान कुत्ते की मालकिन भी वहां पहुंच गई, लेकिन कुत्ता लगातार हमला करता रहा। वो तो गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई, जिस पर चढ़कर इस शख्स ने अपनी जान बचाई। अगर आप भी कुत्तों से प्यार करते हैं तो अनजान कुत्तों के करीब जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें।
देश की तरह ही राजस्थान में भी सभी कयासों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है और सभी को चौंकाते हुए भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। इसके साथ ही राजस्थान में भी 2 डेप्यूटी सीएम नियुक्त किए गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरबा को डेप्यूटी सीएम बनाया गया, जबकि वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अगले स्पीकर होंगे। अब ये जो भजनलाल शर्मा, आप ये नाम देख रहे हैं, अगर आप भजनलाल नाम से अभी जाएं और गूगल करें तो जो चेहरा सामने आता है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भजनलाल का नाम सामने आता है। लेकिन इससे पहले कि गूगल आपको इन भजनलाल के बारे में पूरी जानकारी दे, हम आपको बिग एंड बोल्ड में यहां बहुत जल्दी से बता देते हैं कि ये राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सियासी सफर कैसा रहा है। यहां पर देख लीजिए जरा, ये इनका प्रोफाइल बहुत ब्रीफ में, ब्राह्मण चेहरे हैं, पहली बार जीतकर विधायक बने हैं, ये बात खास तौर से रेखांकित करने लायक है। ये भी बता दें कि वो जयपुर की सांगानेर सीट से जीतकर विधायक बने हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने 48,000 के आसपास वोटों से हराया, 48,081 टू बी प्रिसाइज, और 4 बार प्रदेश के महासचिव भी रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति जो उन्होंने डिक्लेयर की थी एफिडेविट में चुनाव लड़ने के पहले, वो 1.5 करोड़ की है। और आरएसएस के ये बेहद करीब माने जाते हैं और आरएसएस के सुझाव पर, उनकी अनुशंसा पर ही कहा जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री पद की ये जिम्मेदारी दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी रेड में मिले करोड़ों की रकम पर फिल्मी अंदाज में तंज किया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक फिल्म से इस रेड की तुलना करते हुए वीडियो शेयर किया। इसमें राहुल गांधी को धीरज साहू के साथ दिखाया गया है। राहुल गांधी नोटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वीडियो के कैप्शन में पीएम ने लिखा है, भारत में मनी हीस्ट कथा की जरूरत किसे है जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 वर्षों से प्रसिद्ध हैं और वो गिनती में आने वाली। अगली खबर यह कि राज्यसभा में अमित शाह ने कश्मीर मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया तो राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया, वो कई सालों तक जेल में रहे। अमित शाह जी को इतिहास मालूम नहीं है क्या? राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि उन्हें इतिहास याद होगा क्योंकि वो इसे दोबारा लिखते रहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि यहाँ पूरा मुद्दा जाति जनगणना और देश का पैसा किसके पास जा रहा है, इससे ध्यान भटकाने को लेकर है। पुतिन का दुश्मन गायब, जिंदा है या मारा गया? खबर पर पूरा ब्यौरा आगे, लेकिन पहले देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों राज्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले कल सुबह 11:30 बजे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी शाम को 4 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां विष्णुदेव साय नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो दिल्ली में ऑफिस निर्माण के लिए 1000 वर्ग मीटर जमीन की हकदार है, लेकिन केंद्र उसे जमीन अलॉट करने से इनकार कर रहा है। इस पर कोर्ट ने केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय और भूमि विकास अधिकारी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने 6ठी बार समन जारी करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बार भी सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। उनके सचिवालय से एक अधिकारी पत्र लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक सीएम की तरफ से ईडी को जो पत्र भेजा गया है उसमें कहा गया है कि ईडी का समन स्पष्ट नहीं है। समन में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें आरोपी की तरह बुलाया जा रहा है या फिर जांच में सहयोग के लिए। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा है कि अनुच्छेद 370 और 35 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं के रूप में थे। इनकी वजह से वहां के लोगों को अधिकार नहीं मिल पाया और उनका विकास नहीं हो पाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल टूट गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी से तलाक की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उमर ने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक लेने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 को दिए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। फैमिली कोर्ट ने भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से दाखिल तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, अब राजस्थान में राजकाज इन तीनों चेहरों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब से पहले राजस्थान की सियासत में असल में दिया कुमारी को आप छोड़ दें तो बहुत ज्यादा इन नामों का, चेहरों का बोलबाला था, ऐसा भी नहीं। राजस्थान को आज भजनलाल शर्मा के तौर पर नए मुख्यमंत्री मिल गए और 15 दिसंबर को अब ये शपथ लेंगे
भजनलाल का सीएम चुना जाना जितना हैरान करने वाला रहा, उतना ही बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग भी। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद सवर्ण कार्ड को मोदी ने राजस्थान के लिए ही रोक कर रखा था और फिर ऐसा दांव चला है कि इस बार वसुंधरा राजे भी कुछ कह नहीं पाई। बताया जा रहा है कि सीएम चुने जाने से ठीक पहले जो फोटो सेशन हुआ था, वहां भी भजनलाल शर्मा को खुद अंदाजा नहीं था कि उनके नाम का ऐलान होने वाला है। पीएम मोदी ने कैसे भजनलाल के जरिए एक साथ कई संदेश दिए हैं, मैसेजेस दिए हैं, पूरी रिपोर्ट आपके सामने। किसने सोचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देंगे? न किसी तरह की चर्चा, न लंबी मुलाकातों का दौर और ना ही कोई शोर। ये पीएम मोदी का एकदम लेटेस्ट प्रयोग है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। बयासबाजी का दौर चलता रहा, दावों और अटकलों पर बहस होती रही, मगर दावेदारी की रेस में जो सबसे कम हाईलाइटेड थे वही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। जब भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई तो हर किसी का चौंकना तय था, मगर पीएम मोदी इस तरह बैक टू बैक चौंकाएंगे इसकी कल्पना बीजेपी के बड़े नेताओं को भी नहीं थी। जैसे ही दिल्ली से भेजा गया प्रस्ताव बीजेपी विधायक दल की बैठक में पढ़ना शुरू किया, सब यही कहने लगे कि पीएम मोदी के मन में जो चलता है वो कोई समझ नहीं सकता। राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम चुने जाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि कौन से फैक्टर नए सीएम को चुनने के वक्त ध्यान में रखे गए। भजनलाल शर्मा राजस्थान में बीजेपी के महामंत्री हैं। भजनलाल शर्मा की पृष्ठभूमि संघ से है। पहली बार ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। सांगानेर से पिछले बीजेपी उम्मीदवार की टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया। उनकी दावेदारी के दौरान बाहरी होने का मुद्दा भी उठा। हालांकि इसके बाद भी वो इलेक्शन जीते और फिर पहली बार विधायक बनने के साथ ही सीएम बन गए। 2 डिप्टी सीएम भी राजस्थान के लिए तय कर दिए गए हैं, जो कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं। इसके अलावा वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। मंडल से लेकर जिला और प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजनलाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ। ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ और एक अनुभवी व्यक्ति को, जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात है। बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो आज हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी राजस्थान पूरा परिवार मिलके, और जो तय हुआ है वो हम सब ने आपस में मिलकर सहमत होकर तय हुआ है। पहले विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, फिर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम सेलेक्ट कर मोदी ने अनप्रेडिक्टेड पॉलिटिक्स को कंटिन्यू किया। राजस्थान में भी यही पैटर्न अपनाया गया।
बीजेपी ने सीएम चुनने के लिए ऑब्जर्वर फाइनल किया और फिर 9 दिनों से ज्यादा का वक्त लिया। यहां यह क्लियर हो गया था कि इस बार राजस्थान में महारानी का राज तिलक नहीं होगा। फोटो सेशन के दौरान भी वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के पास बैठी थी तो उनके चेहरे के भाव यही संकेत दे रहे थे। सवाल यह भी थे कि अगर वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने इसका भी कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की 1-to-1 मीटिंग हुई थी। इस दौरान उन्हें अगली जिम्मेदारी के बारे में बताया गया था। जब वसुंधरा के आवास पर उनके समर्थक विधायकों के मिलने का सिलसिला चल रहा था तब भजनलाल शर्मा जयपुर के बीजेपी दफ्तर जाते थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो बीजेपी के कई विधायकों के संपर्क में थे। भजनलाल शर्मा के जरिए बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण कार्ड चला है। राजस्थान में ब्राह्मण की आबादी करीब 12% है। 30 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का असर माना जाता है। इसके अलावा 2 डिप्टी स्पीकर के जरिए भी बीजेपी ने जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा है। दिया कुमारी महिला भी हैं और राजपूत समाज से आती है, जबकि प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से आते हैं। ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करके मेरे को नई जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित से अपनी क्षमता के अनुसार और सबके बड़ों के मार्गदर्शन में इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करूंगा और निश्चित रूप से हम सबको साथ लेकर के जो राजस्थान का परंपरा रही है, जो सोच रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी का अगला टारगेट है 2024 का लोकसभा चुनाव और माना जा रहा है कि इसी गणित को देखते हुए सीएम बनाने में वक्त लिया गया। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 में बीजेपी के खाते में 24 सीटें आईं और 1 सीट तब के सहयोगी आरएलपी को मिली। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी राजस्थान में क्लीन स्वीप हो ताकि 400+ के फॉर्मूले में ज्यादा दिक्कत ना आए। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटें जीती, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 73 सीटों का रह गया था। 2013 में बीजेपी ने रिकॉर्ड 163 सीटें जीती। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में अब नॉन स्टॉप सरकार बनाना चाहती है, इसीलिए भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर नई शुरुआत की है। प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को प्रदेश की हमारे सोच में भगवान बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी है भैया। राज बाबा की बालाजी महाराज की मर्जी। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो। भजनलाल जी सीएम बने। क्या रिएक्शन आपका? सभी के लिए सभी नेताओं के लिए धन्यवाद। जनता का आभार, जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद है, वंशी वाले की कृपा है। 56 साल के भजनलाल पोस्ट ग्रेजुएट हैं। श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी के मालिक हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए है। 1993 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। भरतपुर रेलवे की कमेटी के सदस्य भी रहे। 2021 में उन्हें मेंबर्स ऑफ द पैसेंजर एम्यूनिटी कमेटी में शामिल किया गया। राजस्थान के भरतपुर में नदबई गांव से आने वाले भजनलाल ने अपना चुनावी हलफनामा दिया था, जिसमें अपनी संपत्ति 1,50,00,000 रुपए बताई थी। करीब 43,60,000 रुपए की चल संपत्ति बताई गई। 46 लाख रुपए की देनदारियां भी भजनलाल शर्मा पर हैं। भजनलाल के सीएम बनने के बाद अब उनके घर पर जश्न का माहौल है। जयपुर का बालाजी टावर अचानक चर्चा में आ गया है। कारण है अचानक से जो विधायक दल की बैठक में नाम सामने आया भजनलाल शर्मा। जी हां, इसी बालाजी टावर में रहते हैं राजस्थान के नए सीएम जो शपथ लेंगे। अभी राज्यपाल से मुलाकात हुई है और मैं आपको बता दूं कि 7वें माले पर उनका घर है। उनके तमाम पड़ोसी यहां पर मौजूद हैं और उत्साह कैसा, पहले आप वो देख लीजिए जरा। देखिए, भीड़ लग गई है, सब लोग अपने फ्लैट से बाहर आए हैं और जो सोचा भी नहीं था वो नाम सामने आ गया। तो अचानक से नाम सामने आते ही लोगों में जोश है, नारेबाजी हो रही है और आप देखिए उत्साह का माहौल है। यहाँ फ्लैट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, 7वें फ्लोर पर फ्लैट है। हमारे साथ देखिए पारिक साहब, इनसे बात करते हैं। भजनलाल जी का नाम अचानक चौंकाने वाला। हम सब लोगों के लिए तो प्रसन्नता की बात है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शासन में ये सब संभव है कि किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को आप उठाकर मुख्यमंत्री बना दें। सांगानेर के लोगों ने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब आपका बहुत
बहुत ही ऊंचा स्थान बनने वाला है, क्योंकि एक अधने से कार्यकर्ता को सांगानेर से लड़ाकर मोदी जी ने जता दिया था कि भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या लग रहा है, बहुत चौंकाने वाला नाम एकदम सामने आया? चौंकाने वाला नहीं, हमें तो सुबह से वाइब्स आ रही थी कि अंकल नहीं बनेंगे, और जब से सुबह से यही लग रहा था कि अंकल ही बनेंगे। हम सुबह से टीवी चला के बैठे हैं कि क्या किसका नाम आता है, और यहाँ पे कम से कम 129 फ्लैट है, उसमें 300 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। हम सभी बहुत उत्साहित है। सांगानेर विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता, ये एक कार्यकर्ताओं की जीत है, और आज प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। 33 साल बाद कोई ब्राह्मण राजस्थान में मुख्यमंत्री बना है। इससे पहले ब्राह्मणों को राजस्थान में कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन समय के साथ बीजेपी और हिंदुत्व से ब्राह्मणों का जुड़ाव बढ़ता गया। राम मंदिर की लहर ने इसमें बड़ा योगदान दिया। जब केंद्र में मोदी को बतौर प्रधानमंत्री बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, 2013 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो 39% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 31% पहुंच गया था। 2023 के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत दिए थे कि इस बार ब्राह्मण उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को देखा जाए तो कई राज्यों में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। खास बात यह है कि बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को उनके 15 दिसंबर के जन्मदिन से पहले बर्थडे गिफ्ट दिया है। राजस्थान से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जब से भजनलाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने भजनलाल शर्मा के रिलेटिव से बातचीत की। अचानक से आपको पता लगा, कैसा लग रहा है? आप खुशी का हमारा वो नहीं कर सकते, कल्पना से परे है हमारी खुशी जो हमारे को सीएम की कुर्सी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम उसी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम की कुर्सी पर पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच से परे काम करेंगे भजनलाल जी। अभी सीएम सिक्योरिटी भी पहुंच गई है यहाँ पे? बिल्कुल, सीएम सिक्योरिटी पहुंच गई है पूरी, और सीएम सिक्योरिटी ने पूरा वहाँ से कब्जा ले लिया है। माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। आप देख सक रहे हैं किस तरीके से पटाखे चल रहे हैं, और हमारे को 50,000 की जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे को मौका दिया है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करेंगे। जी देखिए, ये थे उनके